हेलो गाइस, आज हम एलपीपी के बारे में चर्चा करते हैं। तो एलपीपी क्या होती है? एलपीपी के मुख्य घटकों के बारे में एक बार अपन रिवाइज करते हैं। तो एलपीपी के मुख्य घटक में सबसे पहले होता है उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ये क्या होता है कि एलपीपी के लक्ष्य, जो अपन एलपीपी अपने को दी हुई होगी उसमें लक्ष्य को एक घातीय फलन से अपन व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया हुआ होता है, तो वह उस समस्या का उद्देश्य फलन कहलाता है, जिसे प्राय जेड से व्यक्त करते हैं। इसका मान अपने को अधिकतम या न्यूनतम, मैक्सिमम या मिनिमम ज्ञात करना होता है, जो उस समस्या में जिस प्रकार अपने को दिया हुआ है। जैसे अपन एग्जांपल में देखते हैं, अधिकतम कीजिए यानी मैक्सिमम, z बराबर 2x प्लस 3y। इस प्रकार अपने को एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, उद्देश्य फलन दिया हुआ रहेगा। फिर दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, मुख्य भाग की, प्रतिबंध। तो एलपीपी में प्रतिबंध क्या होते हैं कि एलपीपी के उद्देश्य फलन, जो अपने को उद्देश्य फलन दिया हुआ होता है, में प्रयुक्त चरों, प्रयुक्त चर कौन से हैं? x y। अपने पास यहाँ दो प्रयुक्त चर है, पर लगी हुई शर्तों को निम्न समस्या के प्रतिबंध कहेंगे या कहते हैं, जो एक घातीय समीकरण या एस समीकरणों के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं या जाते हैं। जैसे देखो, 4x माइनस 5y बराबर 8, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि ये दो ऐसे समीकरण हैं, ये एक समीकरण है, तो ये सब के सब इस समस्या के प्रतिबंध हो सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि ये प्रतिबंध है, तो ये प्रतिबंध, ऋणोत्तर प्रतिबंध क्या होता है? तो ऋणोत्तर प्रतिबंध की बात करेंगे तो ऋणोत्तर प्रतिबंध क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव। तो एलपीपी के उद्देश्य फलन में प्रयुक्त चर, जैसे अपने यहाँ x और y प्रयुक्त है, तो x प्रयुक्त चर सदैव धनात्मक या शून्य ही होते हैं, कभी भी ऋणात्मक नहीं। तो यानी कि ये नॉन नेगेटिव होते हैं। यदि x और y प्रयुक्त दो चर हो तो हम इस प्रतिबंध को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू होगी या 0 के बराबर होगी। अब बात आती है एलपीपी का गणितीय रूप। एलपीपी का गणितीय रूप किस प्रकार होगा? जो अपने प्रश्न में दिया हुआ होता है कि इष्टतम कीजिए यानी मैक्सिमम या मिनिमम कीजिए। z बराबर c1x1 प्लस c2x2 प्लस डैश 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 cn xn। प्रतिबंध किस प्रकार होते हैं? a11x1 प्लस a12x2 प्लस डैश डैश a1n xn लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू b1। यानी कि इन तीनों चिन्हों में से कोई सा भी एक चिन्ह अपने पास प्रयुक्त हो सकता है। इसी प्रकार दूसरा प्रतिबंध होगा, वो होगा a21x1 प्लस a22x2 प्लस डैश 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 a21xn लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू b2। इसी प्रकार m रो होगी, तो am1x1 प्लस am2x2 प्लस amnxn लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू bm। तो ये अपने पास प्रतिबंध, जो m प्रतिबंध दिए हुए हैं, तो इसमें प्रत्येक जो अपने पास प्रयुक्त चर कौन से हुए हैं? x1 x2 xn, ये प्रयुक्त चर थे, तो हमने कर दिया कि प्रत्येक चर होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, यानी कि इक्वल टू होंगे। यहाँ जहां पे प्रयुक्त चर कितने होंगे? 1 2 3 n तक प्रयुक्त होंगे ये। अब हम किसी एक समस्या को हल करके देखते हैं, जिससे कि अपने पास ये इसके मुख्य पार्ट है, ये अपने को समझ में आ जाए। चलो गाइस, इनको एक कॉपी में लिख लेना। जैसे अपने को कोई एक समस्या दी हुई हो, निम्न एलपीपी को हल कीजिए, यानी कि इसको सॉल्व करना है अपने को। क्या? निम्न एलपीपी को हल कीजिए। तो एलपीपी को हल करेंगे तो जैसे अपने को दिया हुआ है, अधिकतम कीजिए, तो अधिकतम करेंगे तो क्या हो जाएगा? z 2x1 प्लस x2, ये अपने को एक उद्देश्य फलन दिया हुआ है मैक्सिमम के अंदर। अब इसके प्रतिबंध क्या होंगे? तो जैसे सपोज करो ये प्रतिबंध दिए हुए हैं अपने को,
3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15। दूसरा प्रतिबंध दे रखा अपने को 6x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 तथा दोनों प्रतिबंध जो प्रयुक्त चर हैं वो अपने क्या होंगे, ऋणात्मक यानी नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। अब ये अपने को एक समस्या दी हुई है, अब इस समस्या को अपन हल करते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपने को जो दिए हुए हैं देखो प्रतिबंध, तो इन प्रतिबंधों को पहले साधारण समीकरण में अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दी समस्या के प्रतिबंध असमीकरणों को साधारण समीकरण में बदलने के लिए, अब जैसे सपोज यहाँ बदलने के लिए हमें क्या होंगे, यहाँ स्लैक वेरिएबल दो न्यूनता पूर्वक चर जोड़ने होंगे जो एलएचएस भाग में जोड़ेंगे, जो लगभग सपोज करो कि ये 15 के बराबर ये वैल्यू कर दे, ये वैल्यू 10 के बराबर कर दे। तो दो न्यूनता पूर्वक बदलने के लिए दो न्यूनता पूर्वक चर, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, x3 व x4 जोड़ने पर परिवर्तित समस्या निम्न होगी। जो अपनी वो समस्या दी हुई है वो चेंज हो जाएगी। किस प्रकार चेंज होगी, तो देखो अधिकतम z2x1 प्लस x2। अब जो अपन ने न्यूनता पूर्वक चर जोड़े हैं उनके उद्देश्य फलन में उनकी वैल्यू रखी जाएगी 0, x3 0 x4। प्रतिबंध क्या रहेंगे इसके, तो प्रतिबंध रहेंगे 3x1 प्लस 5x2 प्लस x3 इक्वल टू 15, 6x1 प्लस 2x2 प्लस x4 इक्वल टू 10 तथा अपने पास ऋणात्मक प्रतिबंध क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक प्रतिबंध हो जाएंगे x1 x2 x3 x4, सभी के सभी ऋणात्मक रहेंगे, 0 या 0 से बड़े रहेंगे, यानी कि इनकी वैल्यू कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं आ सकती। यदि आपके पास इनकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपने कहीं ना कहीं इसमें गलत किया है, कैलकुलेशन कहीं गलत हुई है। तो अब अपने पास होगी, तो यहाँ अब अपने पास प्रतिबंध 2 है, तो प्रतिबंधों की निकाय मैट्रिक्स ली जाएगी। तो प्रतिबंध निकाय की गुणांक मैट्रिक्स, तो इनकी गुणांक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, तो हम गुणांक मैट्रिक्स को कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी उसको अपन ए से डिनोट करते हैं और गुणांक मैट्रिक्स में लेते हैं क्या है 3 5 1 और 0, यहाँ पे 6 2 0 1, ये अपने पास गुणांक मैट्रिक्स आ गई। अब गुणांक मैट्रिक्स आई है तो मैं इसके लिए मान लेता हूं कि ये पहली कॉलम होगी, ये अल्फा 1 है, दूसरी अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4, ये अपन मान लेते हैं। इसमें मैं यहाँ लिख देता हूं मानना, ठीक है। अब यहां से मेरे को देखो एक इकाई मैट्रिक्स दिखाई दे रही है कि भाई ये अपने पास इकाई मैट्रिक्स हो गई। तो इकाई मैट्रिक्स दिखाई दे रही है तो मैं यहाँ लिखूंगा चूंकि यहाँ मतलब स्पष्ट है, इसमें से अपनी बात आ गई। तो यहाँ से इकाई मैट्रिक्स और कौन सी है यूनिट मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की, यहाँ से क्या हो जाएगा
1 0 0 1, तो मैं लिखूंगा अतः प्रारंभिक आधार मिल गया अपने को। वो कितना हो गया, इसके लिए देखो इकाई मैट्रिक्स कौन सी रो में, अल्फा 3 में और अल्फा 4 में। यहां से देखेंगे तो मेरे पास प्रारंभिक आधार आ गया अल्फा 3 और अल्फा 4। यहां से अपने पास अल्फा 3 की रो है, कॉलम है, और अल्फा 4 का कॉलम है। तो ये अपने पास प्रारंभिक आधार बने अल्फा 3 और अल्फा 4 आ गया। अब हम इसकी सिंप्लेक्स सारणी तैयार करते हैं। तो सिंप्लेक्स सारणी क्या होती है, एलपीपी के लिए, सभी एलपीपी चाहे किसी टाइप की हो, सिंप्लेक्स सारणी सबके लिए सेम होती है। तो अपने को ये जो इसकी आउटलाइन होती है, ये आउटलाइन अपने को याद रखनी चाहिए। अपन ऐसी संरचना तैयार कर लेंगे जिससे कि अपने पास आउटलाइन तैयार है। तो यहां सबसे पहले अपने पास उद्देश्य फलन के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ उद्देश्य फलन के कोएफिशिएंट क्या होंगे, 2 1 0 0। यहाँ पे अपन जो अपने पास जो प्रतिबंध है उनकी गुणांक मैट्रिक्स आई, उनके कॉलम्स वाइज होता है। तो ये पहला कॉलम जिसको अपन वेक्टर कहते हैं, ये y2, ये y3 और y4। यहाँ पे अपने पास जो इन फंक्शंस के लिए जो वैल्यू थी वो लिखी जाएगी। यहाँ पे अपना प्रारंभिक बेस के आधार पे जो वेरिएबल्स होंगे वो, और उनका उद्देश्य बेस के अकॉर्डिंग टू उनका उद्देश्य मान कितना होता है वो लिखा जाता है। तो ये अपने को एक सिंप्लेक्स सारणी के अंदर इसको व्यक्त करना होता है। तो ये सिंप्लेक्स सारणी, कोई सा भी एलपीपी का सवाल हो सबके लिए सिंप्लेक्स सारणी सेम होती है। तो अपने को ये जो संरचना होती है ये अपने को तैयार रखना चाहिए या याद रहनी चाहिए सबको। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने पास प्रारंभिक आधार क्या आया था, अल्फा 3 अल्फा 4। इसके अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स x3 x4। इनका उद्देश्य फलन में मान कितना था, इनके अकॉर्डिंग 0 और 0। यहां पे मेरे पास b की वैल्यू कितनी दे रखी है प्रतिबंध निकाय के अंदर, 15 और 10। अब मैं यहाँ पे क्या होगा, जो अपने पास गुणांक मैट्रिक्स है इसको पुटअप करूंगा। तो गुणांक मैट्रिक्स कितनी है, 3 5 1 0 6 2 0 0। तो यहां पे क्या किया जाएगा, यहां लिखता हूं ZJ माइनस CJ। ZJ क्या होता है कि जो अपनी यहाँ वेक्टर है, वेक्टर में दो अवयव है 3 और 6, उनको अपन उद्देश्य फलन से गुणा करेंगे और ऐड करेंगे तो अपना ZJ बनेगा। और CJ ही अपना उद्देश्य फलन का जो मान दे रखा है तो वो होगा। तो हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो पहले के लिए निकालते हैं अपन Z1। तो क्या हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीपल 6 को 0 से और -2, तो कितना आ जाएगा 0 + 0 -2, तो ये आ गया -2।
सेकेंड निकालते हैं Z2, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1, तो इसका आंसर भी कितना आएगा -1। इसी प्रकार नेक्स्ट होगा तो उसका क्या जाएगा 1 और 0 0, 0 इंटू 0 0, एड होगी है तो 0, 0 माइनस 0 तो 0। इसी प्रकार ये भी 0। अब हम देखेंगे यहाँ पे कई किताबों में क्या है, इसको मिनिमम करके अलग अलग लिखा गया, लेकिन अपन एक ही सारणी में करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ZJ माइनस CJ जो अपने पास वैल्यू आई है इसकी, ये देखो नेगेटिव तो नहीं आ रही कहीं पे, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। तो हमें इसका जो मेन इष्टतम हल है, जो ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन है, वो जब प्राप्त होगा जब इनका मान यहाँ जो अपने पास आंसर आए वो या तो सबके सब प्लस आए या सबके सब जीरो आए, या जीरो या प्लस आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सभी के सभी एवरी एलिमेंट ZJ माइनस CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसलिए अब हम यहाँ प्रवेशी सदिश की बात करेंगे एंटरिंग वेक्टर की, कि इसलिए इसमें एक एंटरिंग वेक्टर होगा। एंटरिंग वेक्टर, वो एंटरिंग वेक्टर कौन सा होगा, तो वो एंटरिंग वेक्टर होता है कि जो अपने पास जो यहाँ रिजल्ट आया इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, यानी उच्चतम ऋणात्मक अवयव कौन सा है। तो यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव अपने पास है, हाईएस्ट नेगेटिव है -2, तो -2 है तो इसके रेस्पेक्ट में देखो y1 है, तो वेक्टर कौन सा है y1, तो एंटरिंग वेक्टर हो जाएगा y1। तो इसके अकॉर्डिंग अपने बेस में तो दो ही वेक्टर आ सकते हैं, α3 और α4, तो उसके अकॉर्डिंग जब ये एंटरिंग हो रहा है तो कोई डिपार्टिंग भी होगा जो बाहर भी निकलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टिंग वेक्टर। तो ये डिपार्टिंग कौन होगा उसका फैसला करने के लिए हमें यहाँ देखना होगा इस कॉलम में जो हमने खाली छोड़ रखा है उसमें लेते हैं अपन मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो क्या होता है, तो जो इस वेक्टर के अकॉर्डिंग जो अपने पास एलिमेंट आ रहे हैं उन एलिमेंट का भाग हम बी में लगाएंगे। तो देखो 15 में 3 का भाग लगाया, आंसर आ गया 5। 10 में 6 का भाग लगाओगे तो अपने पास अकॉर्डिंग टू आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 1.6 समथिंग। ठीक है, तो इनमें मिनिमम कौन है, तो मिनिमम अपने पास हो गया 1.6, ये मिनिमम हुआ। तो ये दोनों जो तीर जहां क्रॉस हो रहे हैं वो अपना की एलिमेंट होगा, और की एलिमेंट पे अपन एक डब्बा बना देंगे, ब्लॉक बना देंगे। तो और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ कौन सा सदिश बाहर जा रहा है, डिपार्ट हो रहा है, तो वो हो रहा है α4, तो इसके अकॉर्डिंग टू y4। तो अपने पास न्यू बेसिस फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, वो कौन सा हुआ, तो देखो α3 अपनी जगह पे, α3 ना डिपार्ट हुआ ना एंटरिंग हुआ, लेकिन α4 डिपार्ट हो गया और उसके स्थान पे कौन आ गया α1, तो ये अपने पास नया आ गया अपने पास। तो हम अब नेक्स्ट सारणी के लिए चलेंगे, तो नेक्स्ट सारणी के लिए चलेंगे तो ये अपने पास ऊपर है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो नया बेस अपने पास α3 और α1, इसके अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स हैं x3 x1, इनके उद्देश्य फलन α3 देखो y3 का तो 0 ही है, लेकिन α1 का उद्देश्य हो गया 2। यहाँ पे अब यहाँ क्या करेंगे, तो अपने पास की एलिमेंट आया 6, तो की एलिमेंट का हम यहाँ भाग लगा देंगे पूरे के पूरे अंदर में। तो भाग लगाते ही यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, तो 10/6, तो हम 10/6 को 5/3 लिख सकते हैं। यहाँ 6 में 6 का भाग जाएगा, डिवाइड करेंगे तो अपने पास 1/3
0 में डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 में डिवाइड करेंगे 1/6। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को अपन यूज करते हैं। तो यहाँ अब जो की एलिमेंट था यहाँ पे, तो इसके सामने हमेशा यहाँ 0 आना चाहिए। ये अपने एलपीपी की थ्योरी कहती है। तो यहाँ 0 कब आए, जबकि आना तो कौन था, 3। तो 3 कब आएगा, जब मैं 1 को 3 से गुणा करके यहाँ आने वाले एलिमेंट में से घटा दूं। इसका मतलब हम पूरी लाइन को, इस जो ये रो होगी, इस रो को 3 से गुणा करेंगे और आने वाले अवयवों में से घटाएंगे। तो देखो घटा के देखते हैं। तो इसको 3 से गुणा किया तो 5/3, और आने वाला अवयव कौन था, 15। तो 15 में से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 10। यहाँ 3 से अपन ने डिवाइड किया, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई, और आने वाला 5 था, तो ये अपने पास 4 हो गया। 0 को 3 से मल्टीप्लाई तो 0, 1 में से 1, 3 से करेंगे तो 1/2, और 0 में से तो माइनस का 1/2। तो ये अपने पास आ गई। अब हम वापस इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ में फिर कैलकुलेशन करेंगे तो 0 और 0 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2, तो क्या आ गया यहाँ पे, 0। नेक्स्ट करेंगे 4 इंटू 0, 2 इंटू 1/3 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3। नेक्स्ट होगा 1 को 0 से 0, 2 को 0 से 0, 0 प्लस 0 0, और माइनस 0 0। नेक्स्ट करेंगे माइनस हाफ को 0 से 0, 2 से करेंगे 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। फिर देखेंगे तो देखो सबके सब ना तो पॉजिटिव है और ना ही 0 है, तो एक नेगेटिव आ गया, इसलिए हम लिखेंगे सिंस एवरी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसलिए एंट्रिंग कौन हो जाएगा, एंट्रिंग वेक्टर। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव एक ही है, तो इसलिए यही अपना एंट्रिंग होगा। इसके रेस्पेक्ट में देखो कौन सा वेक्टर है, y2, तो एंट्रिंग कौन हुआ, y2। तो इसके रेस्पेक्ट अब अपने को देखना पड़ेगा डिपार्टिंग कौन हो रहा है, तो डिपार्टिंग वेक्टर के लिए देखते हैं। तो डिपार्टिंग वेक्टर के लिए इनमें अब इसके जो एलिमेंट होंगे उनका डिवाइड किया जाएगा। तो 10 में 4, तो 5/2 2.5। इसमें करते हैं 3, तो अपने पास कितना आ रहा है, 5। तो मिनिमम कौन हुआ, तो मिनिमम ये हो गया 2.5। तो 2.5 और ये 5 कहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, 4 पे। इसका मतलब अपने पास की एलिमेंट हो गया 4। अब इस की एलिमेंट को अपन इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे, तो अपने पास α3 यानी कि डिपार्टिंग कौन हो गया, y3। अपने को न्यू BFS प्राप्त हुआ। न्यू BFS कौन हो गया, α1 तो अपनी जगह है, तो α1 को तो वहीं लिखा जाएगा, लेकिन इस बार बाहर कौन हो गया, α3, उसके स्थान पे आ गया α2। तो ये अपने पास सेकंड सारणी तैयार होगी, ये पहली, ये दूसरी। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो मैं वापस यहाँ पुटअप करने की कोशिश करता हूँ वापस।
तो अपने को जैसे ही नया पेज लेंगे तो भी अपने जो सारणी की हेडिंग होती है, जो संरचना होती है, वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए। वही अपने पास जो पहले से था 2 1 0 0, यहाँ अपने पास बी y1 y2 y3 y4, ये अपना मिनिमम रेशियो। यहाँ पे बेस होगा उसके अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स और अकॉर्डिंग टू उद्देश्य फलन। तो ये अपने पास जब भी अपन नया पेज निकालेंगे तो नए पेज के अंदर भी यही संरचना बनी हुई रहनी चाहिए, जिससे कि ये सीक्वेंसली अपने पास सारणियां चलती रहे। तो ये अपनी थर्ड सारणी होगी। इसके अंदर बेस क्या है मेरे पास, α2 और α1। अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, x3 x1। इनके उद्देश्य फलन क्या हो जाएंगे, तो 1 और 2। 2 के रेस्पेक्ट में देखो क्या है 1, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। 1 के रेस्पेक्ट में 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब की एलिमेंट होगा तो की एलिमेंट का पूरी ही रो के अंदर भाग लगाया जाएगा। तो यहाँ 10 में 4 का भाग लगाया 5/2, 0 में लगाया 0, 4 में लगाया 1, 1/4, यहाँ लगाया माइनस का 1/8। तो ये लगा दिया। अब की एलिमेंट यहाँ था तो इसके फ्रंट में क्या होगा, 0। तो 0 कब हो सकता है, जब 1 को 1/3 से मल्टीपल करें और यहाँ आने वाले अवयव में से घटाएं तो अपने पास 0 आता है। तो इसका मतलब इस पूरी रो के प्रत्येक एलिमेंट को, जो एवरी एलिमेंट है उसको 1/3 से मल्टीपल करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ आने वाला यहाँ है 5/3, उसमें से घटाया जाएगा 5/2 को 1/3 से मल्टीपल करके। तो क्या हो जाएगा देखो, 5/2 माइनस 5/6, 6 लिया एलसीएम तो कितना हो गया 15 माइनस 5, 10/6, यानी कि 5/3। नेक्स्ट, तो 0 को 1/3 से तो 0, तो यहाँ पे अपन 1, यहाँ 0 आ रहा है तो उसमें से 1/4 को 1/3 से, तो यह आ जाएगा -1/12। यहाँ आएगा 1/6, उसमें से घटाया जाएगा माइनस का 1/8 इंटू 1/3। तो अपने पास क्या आ गया 1/6 माइनस माइनस प्लस 1/14, तो 5/24 ये अपने पास आ गया। अब हम इसके ZJ माइनस CJ की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो 1 को 0 से पहले के लिए, प्लस 2 को 1 से, -2, तो कितना आ गया 0। नेक्स्ट करते हैं अगले के लिए, 1 को 1 प्लस 2 इंटू 0 -1, तो ये भी आ गया अपने पास 0। नेक्स्ट 1/4 इंटू 1 माइनस प्लस -1/12 इंटू 2 -0, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम लेंगे 12, 3 माइनस 2, तो 1/12। नेक्स्ट
माइनस का 1/8 इंटू 1 प्लस 5/24 इंटू 2 माइनस 0। तो अपने पास माइनस का 1/8 प्लस 5/12। एलसीएम लेंगे 24, तो कितना आ गया माइनस का 3 प्लस का 10 यानी कि 7/24। तो यहाँ पे देखो सब तो हमें यहाँ देखो जेड जे माइनस सी जे सभी के सभी 0 और पॉजिटिव प्राप्त हुए। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ नीचे लिखेंगे इस प्रकार उपयुक्त सारणी थर्ड में सभी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब आता है सुसंगत आधारित हल। क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू है 5/3, x2 की वैल्यू होगी अपने पास 5/2, x3 एब्सेंट है तो उसकी वैल्यू 0 क्योंकि माइनस हो नहीं सकती, x4 की वैल्यू भी 0 तथा दी एलपीपी का इष्टतम हल। इसका इष्टतम हल क्या हो जाएगा, तो अपने को दिया हुआ था मैक्सिमम z2 x1 प्लस x2। तो ये क्या हो जाएगा 2 x1 की वैल्यू है 5/3 प्लस x2 5/2। तो अपने पास हो गया 10/3 प्लस 5/2। एलसीएम लेंगे 6 20 यानी कि 35/6। तो इस प्रकार से ये अपने एलपीपी का हल होगा। तो कोई भी एलपीपी दी हुई हो उसके लिए इस प्रकार से अपने सिंप्लेक्स सारणियां बनाएंगे और सिंप्लेक्स सारणी का अंत कहाँ करेंगे, जहाँ पे जेड जे माइनस सी जे का मान 0 या पॉजिटिव प्राप्त हो तो वहां पे, और वहां पे जब x1 x2 के मान हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव या 0, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो अपना आधारित सुसंगत हल होगा। तो वो उस समस्या का दी गई समस्या का इष्टतम हल ज्ञात किया जा सकता है। आगे के पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।